अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बताइए क्या सिमिलैरिटी है जब हम एक बोल्ट को लूज़ करते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पर एक बोल्ट को लूज़ कर रहे हैं या टाइट कर रहे हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटी है दूसरे केस के लिहाज से जिसमें हम पुश कर रहे हैं एक एक्सेलरेटर को और एक्सेलरेटर जो है वो थोड़ा सा रोटेट होकर अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तीसरी मिसाल में एक शख्स है जो डंबल को लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है। और चौथी एग्जाम्पल के अंदर दो बच्चे एक सी सॉ के ऊपर खेल रहे हैं। अगर आप इन चारों एग्जाम्पल्स को बहुत गौर से देखो तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि इन चारों ही मिसालों के अंदर जो फोर्स है वो कोई ना कोई रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। सही है, सारी की सारी जो फोर्सेस हैं वो कुछ ना कुछ रोटेशन प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे कि अगर हम दोबारा से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये इस तरीके से या इस तरीके से रोटेट कर रहा है। और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं डंबल की, तो डंबल के अंदर यहाँ से यहाँ तक की रोटेशन नज़र आ रही है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी एग्जाम्पल थी उसमें इस तरीके से रोटेशन नज़र आ रही है। और जो हमारी पहली एग्जाम्पल थी इसमें बोल्ट जो है वो यकीनन इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मतलब साबित हुआ कि इन चारों एग्जाम्पल्स के अंदर जो फोर्स है वो कोई ना कोई रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। और जब कोई भी फोर्स रोटेशन को प्रोड्यूस करती है तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, उसे कहा जाता है टॉर्क। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टॉर्क के हवाले से है, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स की वजह से जो घुमाव का असर होता है उसे टॉर्क कहते हैं। यानी कि हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उस फोर्स के नतीजे में रोटेट कर जाती है, उसमें टर्निंग हो जाती है, तो इसे टॉर्क कहा जाता है। दूसरे तरीके से अगर इसको डिफाइन करें, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, तो जो प्रोडक्ट है फोर्स और फोर्स आर्म के दरमियान का, उसे कहते हैं टॉर्क। ठीक है, पहली डेफिनेशन तो हो गई टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और दूसरी डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और फोर्स आर्म के दरमियान का। अच्छा, फोर्स आर्म क्या है? फोर्स आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड द फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान में, या जिसे हम फलक्रम भी कहते हैं, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है वो रोटेट करती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड। एक रॉड है जिसको यहाँ से मैंने फिक्स किया हुआ है और मैं इस तरीके से इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस होगा, किस किस के दरमियान का? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये है वो फिक्स्ड पॉइंट जिसे आप फलक्रम कह सकते हैं, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, बेसिकली इस डिस्टेंस को कहते हैं फोर्स आर्म। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट होगा। तो इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी, नतीजे में ये रोटेट हो गया, इसे टॉर्क कहते हैं। और मैथमेटिकली ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, यानी कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर फोर्स आर्म से, तो नतीजे में जो चीज़ हमें हासिल होती है उसे कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क का जो सिंबल होता है, दो किस्म के सिंबल आपको टॉर्क के नज़र आएंगे। एक सिंबल कुछ इस तरीके का बनता है टॉर्क का, और दूसरा सिंबल जो है वो इस तरीके से बनता है। दोनों में से जो भी सिंबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द टॉर्क। अगर फॉर्मूला देखा जाए टॉर्क का तो उसके लिए सपोज कर लेते हैं, सबसे पहली बात, ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है ना, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ओरिजिन कह लो इसको, और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो फलक्रम वाला डिस्टेंस था, ओरिजिन कह लो इसको, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो आर के बराबर है। नतीजे में आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो रोटेशन जो है प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरीके से, जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर रोटेशन होगी। ठीक है ना, और एंगल बन रहा है फोर्स और आर के दरमियान का थीटा। अगर ऐसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो नतीजे में यकीनन इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, और टॉर्क की डायरेक्शन के हवाले से ही मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। देखिए अभी अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन आप कह सकते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाली है। टॉर्क इज़ द अकॉर्डिंग टू द
डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, अगर हम टॉर्क की डेफिनेशन पे चलें तो टॉर्क जो है वो दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट है। आर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और एफ जो कि खुद एक अप्लाइड फोर्स है। और अगर आपको याद हो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, तो अगर दो वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएं कि उनका आंसर एक नया वेक्टर आ जाए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करने को तो कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या उसको हमने नाम दिया था वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम आर और एफ के दरमियान का वेक्टर प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, जिसको हम ओपन कर सकते हैं ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला दो तरीक़ों से ओपन हो सकता है। टॉर्क जो है वो बराबर हो सकता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है, एक्चुअल फार्मूला ये बन सकता है। और इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। टॉर्क को हम ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क जो है वो किस किस चीज़ का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, वो आ रहा है आर का क्रॉस, यानी कि आर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ साइन थीटा से, यानी कि फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट है उससे। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो टॉर्क है वो बराबर है एफ लिख देते हैं, और जो मूवमेंट आर्म है उसको फोर्स आर्म बनाते हैं, डिस्टेंस को फोर्स आर्म बनाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो टॉर्क के ये दोनों ही फॉर्मूले जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। और जनरल फॉर्मूला तो आपको नज़र आ रहा है आर एफ साइन थीटा। आर मूवमेंट आर्म हो गया, एफ फोर्स हो गई, और थीटा हो गया एंगल बिटवीन फोर्स एंड ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है मूवमेंट आर्म, इनके दरमियान का फोर्स, इनके दरमियान का एंगल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो डायरेक्शन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बात, अगर फोर्स एक्ट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आपको यहाँ पे तस्वीर में नज़र आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो फोर्स एक्ट कर रही है, टॉर्क नहीं कह रहा हूँ मैं फोर्स कह रहा हूँ। तो फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल, जो हमारे पास यहाँ पे थंब रूल है, आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इस डायरेक्शन में। जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, जो फिंगर्स हैं वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में हो रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर लो, चलो इसको, जहाँ पे वो रोटेट कर रहा है या फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। और जो थंब होगा नतीजे में जब आप उसको देखेंगे, राइट हैंड रूल को बनाएंगे, तो थंब जो है वो आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्योंकि याद रखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ना, क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो टॉर्क है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों से ही 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अगर आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को इस तरफ से कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, अगर आप इस तरफ कर्ल करोगे तो अंगूठा यकीनन बाहर की तरफ पॉइंट करेगा आपका ना, स्क्रीन से ऊपर की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। और स्क्रीन की तरफ से ऊपर की तरफ नज़र आने का मतलब ये हो गया कि ये जो टॉर्क होगी वो आउटवर्ड होगी। अगर कभी भी रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखिएगा ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहली बात ये है कि इसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। ये कौन सा वाला टॉर्क है, ये पॉजिटिव टॉर्क कहलाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है और फिंगर्स को हमने कर्ल करा इसकी डायरेक्शन में, तो थंब ने हमें बताया थंब आपकी तरफ इशारा कर रहा होगा स्क्रीन से ऊपर की तरफ, दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है कमिंग आउटवर्ड। लेकिन अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आपको अपना हाथ थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से करना, अपने हाथ को थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा और थंब आपका इशारा करेगा अंदर की तरफ, स्क्रीन से अंदर की तरफ आपका थंब जाएगा, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि अब जो टॉर्क है वो इनसाइड द प्लेन होगा। लेकिन अभी भी आप देखो, अगर इस तरीके से रोटेशन हो रही है, आर आपको कौन से एक्सिस में नज़र आ रहा है, आर आपको वाई एक्सिस में नज़र आ रहा है, और फोर्स समझ लो इस तरीके से अप्लाई हो रही है, तो फोर्स आपको एक्स एक्सिस में नज़र आ रही है। नतीजे में जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आपको कैसे नज़र आएगी, या तो स्क्रीन से बाहर की तरफ पिछले वाले केस में, या तो यहाँ पर स्क्रीन से अंदर की तरफ। अब स्क्रीन से अंदर की तरफ हो या स्क्रीन से बाहर की तरफ हो, इसका मतलब टॉर्क एक्ट कर रही है जेड एक्सिस में, ठीक है। और याद रखिएगा जब भी रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, तो इस नतीजे में जो टॉर्क होता है उसको कंसिडर किया जाता है एज नेगेटिव टॉर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू से पूछ लेते हैं कि टॉर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। इसी के साथ साथ आखिरी बात यह है कि यूनिट और डायमेंशन समझनी है। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया पूरा वाला, टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन थीटा। एंगल का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर यूनिट बनाएंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। इसका मतलब जो SI यूनिट बनेगा वो न्यूटन मीटर हो सकता है, या अगर आप न्यूटन को ओपन कर लें तो जो न्यूटन होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो न्यूटन की जगह पर आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये वाला मीटर तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, तो SI यूनिट बन सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको भी कह सकते हैं, और ये ज़रा बेसिक हो जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं। और इसी की मदद से फ़ायदा ये होता है कि इससे हम जो है ना डायमेंशन पता कर सकते हैं। किलोग्राम मास को शो करता है, किलोग्राम मास को शो करता है, मीटर लेंथ को शो करता है, और ये टाइम को शो करता है। तो ये बनेगा क्या, ये इस तरीके से बनेगा, M L के साथ क्या आ जाएगा, L के साथ आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड। इस तरीके से लिख देता हूँ पहले, फिर चेंज कर दूंगा, अभी डायमेंशन बोल नहीं रहा मैं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। T स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसी को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा ML स्क्वायर T-2। इट इज़ द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये आ गया SI यूनिट और ये आ गए टॉर्क की डायमेंशन। और इसी के साथ साथ आखिरी काम ये है कि हमें टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान में एक फार्मूला भी ड्राइव करना है। याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको समझा चुका हूँ, जो काम मास करता है लीनियर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है एंगुलर मोशन में। अपने स्टेट को कंटिन्यू करने की सलाहियत को, अपने रोटेशन के कंटिन्यू करने की सलाहियत को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आई बटन के अंदर लिंक डाल देता हूँ, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर नहीं देखा ज़रूर जाके देखो, बहुत फ़ायदा होगा तुम लोगों को। और यहाँ पर जो है वो हम लोग ड्राइव कर लेते हैं इन दोनों के दरमियान का रिलेशन। तो सपोज़ कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है, कोई सा ही पार्टिकल है, पार्टिकल P कह सकते हैं इसको, इसका मास M है, और इस तरफ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, और ये जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। और अब आपको एक बात याद रखनी है, फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन। तो पता है टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन लोग पढ़ चुके हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये बात आप याद रखिएगा। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखें तो इसके मुताबिक F बराबर होता है ma के, याद होगा। सही है भाई, F इज़ इक्वल टू ma होता है। अब ज़रा आप याद कीजिएगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, A और अल्फ़ा के दरमियान का रिलेशन ना, याद है, A बराबर होता है R अल्फ़ा के। ठीक है ना, A बराबर होता है R अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर फोर्स बराबर आ जाएगी M, और यहाँ पर आ जाएगा R अल्फ़ा। सही है, फोर्स बराबर आ गई F इज़ इक्वल टू MR अल्फ़ा। अब एक छोटा सा काम हमें और करना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय R ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ R को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा RF, और यहाँ पर हो जाएगा M, और R को स्क्वायर कर देते हैं, इधर आ जाएगा अल्फ़ा। इसका मतलब क्या बना, आपको याद है RF किस चीज़ की डेफिनेशन है, R इंटू एफ। टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F के, और ये बराबर होता है RF साइन थीटा। और यहाँ पर आप एक बात नोट कर सकते हैं, F और R के दरमियान का एंगल कितनी डिग्री है, 90 डिग्रीज। ठीक है ना। तो चलो रोक देता हूँ, पूरा समझा ही देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। हमें पता है कि टॉर्क बराबर होता है RF साइन थीटा के। इस केस में थीटा कितना है, इस केस में थीटा आ रहा है 90 डिग्री के बराबर। देयरफॉर टॉर्क बराबर आएगा RF साइन 90, और साइन 90 बराबर होता है 1 के। इसका मतलब सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन सकता है, देयरफॉर टॉर्क बराबर आ सकता है RF के। सही है, टॉर्क RF के बराबर आ सकता है। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, इसकी जगह पर आ जाएगा टॉर्क, ये जो लिखा हुआ है MR स्क्वायर, बेसिकली ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो टॉर्क की एक डेफिनेशन और भी बन सकती है अगर हम बनाना चाहें। टॉर्क दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या क्या चीज़ है, आई होता है रोटेशनल इनर्शिया, या उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किस चीज़ का, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है,
वो भी कहलाता है टॉर्क। ठीक है, और वैसे याद रखना इंतहाई आसान है, मैं बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होने को आया है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो काम फोर्स का था लीनियर मोशन में वही काम टॉर्क का है एंगुलर एक्सेलरेशन में। तो हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, F इज इक्वल टू ma लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन लीनियर के बजाय जब एंगुलर में आती है तो अल्फा कहलाती है। फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट होता है, फोर्स की वजह से रोटेशन होता है, उसे टॉर्क कहते हैं। और जो काम मास का होता है लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में। इस वजह से टॉर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन सकता है आई अल्फा के बराबर। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप टॉर्क से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।